हेलो स्टूडेंट्स, यू आर ऑल वेलकम। 10+2 केमिस्ट्री की आज हम नेक्स्ट यूनिट की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में आज के पार्ट में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम को देखें तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने पर होती है, यानी हम उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब वो केमिकल रिएक्शंस होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है अपने आप, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कुछ रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं, और दूसरी टाइप की रिएक्शंस वो होती हैं कि केमिकल रिएक्शन होने से जो एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस हैं उनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो जैसा हमने देखा कि हम ये दो कार्य कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप की सेल्स होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं, जो केमिकल एनर्जी जो है किसी केमिकल रिएक्शन, जो अपने आप को स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस केमिकल रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जिस डिवाइस से काम करते हैं वो सेल क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द डिवाइस which converts chemical energy produced in a reaction into electrical energy। यानी केमिकल रिएक्शन अपने आप होगी और उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी उसको हम इस सेल के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। जबकि दूसरे टाइप की सेल होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती हैं, इनमें केमिकल रिएक्शन अपने आप नहीं होती, बल्कि हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के होने के कारण वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अदरवाइज वो अपने आप रिएक्शन नहीं हो सकती अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई ना करें तो ऐसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने पर ही होती हैं। और जो सेल ऐसा कार्य करती हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ऐसी सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, द डिवाइस विच ब्रिंग्स अबाउट ए केमिकल चेंज बाय यूजिंग द केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाती हैं, ऐसी सेल्स को या ऐसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो ये दो टाइप की सेल्स होती हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, यानी ऐसी सेल जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिटेल में स्टडी करें उससे पहले हम इसके बेसिक्स की तरफ ध्यान करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी रोड को यानी इलेक्ट्रोड को, जैसे हमने मान लो जिंक रोड ले ली, उसको हम कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं। तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, और हमें पता है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट साइड से कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और खुद जिंक जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर देगा। यानी जिंक रिएक्ट्स विद द एक्वस कॉपर सल्फेट Zn+CuSO4। तो ऐसी रिएक्शन में जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसको रिप्लेस करके खुद रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस सॉलिड कॉपर। तो पहले जिंक सॉलिड था हमारे पास और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था, लेकिन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और वो अपने से कम रिएक्टिव कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जिंक सल्फेट बना देता है। और सॉलिड कॉपर जो है वो हमें बीकर में नीचे उसके सॉलिड कॉपर के रूप में दिखाई देता है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन इसमें होती है। और ये रिएक्शन अपने आप होती है। तो अपने आप होने के कारण कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और ऐसी रिएक्शन होने के कारण जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो केमिकल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन जो है ये वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर हम कुछ टाइम के बाद इसको चेक करें तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आता है
कि कैन बी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर, कि क्या हम जिंक कंटेनर में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट डू दिस। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कंटेनर का जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर जो है वो कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाता है। और कौन सी रिएक्शन के द्वारा ऐसा होता है? Zn प्लस CuSO4 दिस फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu। इसलिए हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आयरन में भी स्टोर नहीं कर सकते, आयरन के कंटेनर में, क्योंकि आयरन जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हैं। अब हम इस रिएक्शन को देखें तो हम देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट जो है वो Cu2 पॉजिटिव आयंस प्लस SO4 नेगेटिव आयंस बनाएगा, यानी Cu2 पॉजिटिव कॉपर आयन और सल्फेट आयन की फॉर्म में रहेगा। इस तरीके से जो जिंक सल्फेट बना है, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, उस एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में जो Zn2 पॉजिटिव बनेगा और SO4 नेगेटिव बनेगा। तो इस तरीके से हम आयंस की फॉर्म में एग्जैक्ट इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। अब इस रिएक्शन में SO4 नेगेटिव रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है, इसलिए सल्फेट आयन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि सल्फेट आयन जो है वो रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये रिएक्शन किस तरीके की हो जाती है? ये रिएक्शन हो जाती है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव दिस फॉर्म्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। हम सल्फेट आयन को इस इक्वेशन में नहीं लिखते। अब हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन में Zn जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जिंक का हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो Zn2 पॉजिटिव बना देता है। और कॉपर 2 पॉजिटिव का हर एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसका रिडक्शन हो जाता है और वो सॉलिड कॉपर बना देता है। तो इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और Cu2 पॉजिटिव आयन का रिडक्शन होता है, इसलिए ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन को अगर हम इकट्ठा लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड करें और हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिखें और रिडक्शन रिएक्शन को अलग लिखें, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है कि Zn लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूसेस Zn2 पॉजिटिव, यानी जिंक क्या बनाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो जाती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और Cu2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो कि जिंक ने लूज किए हैं। तो Cu2 पॉजिटिव गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स कॉपर एटम्स एंड दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। अब इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड में है उनको हम सम करके लिखें और प्रोडक्ट्स वाले जो स्पीशीज है उनको सम करके लिखें, तो प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्टेंट साइड के 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव दिस फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन and it can be split into two half reactions, one is oxidation half reaction and other is reduction half reaction। तो इस तरीके से हम रिडॉक्स रिएक्शन को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, जिनमें एक हो जाती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी हो जाती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि दोनों रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है ये अगर एक ही बीकर में हो तो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है और ज्यादा रिएक्टिव मेटल की रोड जो है वो मेल्ट हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वो रोड के एटम्स जो है वो आयंस बना के सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, क्योंकि जो केमिकल एनर्जी इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम इन रिएक्शंस को दो अलग अलग कंटेनर में करवाएं तो हम इस तरीके से इस केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बनाते हैं उसमें हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एक बीकर में करवाते हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम दूसरे बीकर में करवाते हैं। जिस बीकर में हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन करवाते हैं उस हाफ को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जिस बीकर में रिडक्शन हाफ रिएक्शन करवाते हैं उस हाफ को हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और रिडक्शन हाफ सेल है उसे हम किस तरीके से बनाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, वो हम स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए हम जैसे जिंक और कॉपर के सिस्टम को लेके चलते हैं,
तो हमें पता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक का जो रिडक्स कपल है, यानी जिंक अपने जिंक आयंस के कांटेक्ट में हो, उस रिडक्स कपल को हम ऑक्सीडेशन हाफ शेल में लेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जिंक की रोड को जिंक के किसी साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं। मान लीजिए हम जिंक की रोड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, और रिडक्शन हाफ शेल में हम कॉपर की रोड को कॉपर के किसी साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि मान लीजिए हम कॉपर की रोड को एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं, और ये हो जाता है रिडक्शन हाफ शेल। हम जिंक की रोड को और कॉपर की रोड को एक वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं, और इस वायर में हम एक वोल्ट मीटर या एमीटर कनेक्ट करते हैं, जिससे हम करंट की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को मेजर कर सकें। अब जो जिंक की रोड को हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है, तो हमें पता है कि एक्वस फॉर्म में जिंक सल्फेट जो है वो बनाएगा Zn2 पॉजिटिव आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयंस। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट बनाएगा Cu2 पॉजिटिव आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयंस। अब जो रोड है जिंक रोड, इस रोड के जो जिंक एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कौन सी रिएक्शन होती है? जिंक दिस फॉर्म्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एक जिंक का एटम, इस रोड का हर एटम लूज करता है और जिंक आयंस बनाता है, और वो जिंक आयंस जो है सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं एनोड। यानी कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जिंक रोड एनोड का काम करती है। और जब जिंक आयंस इस सॉल्यूशन में आते हैं तो जिंक आयंस यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या जो है वो इस सॉल्यूशन में बढ़ जाती है, लेकिन सल्फेट आयन तो उतना ही है और पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ गई, इसलिए इस सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिंक के वो इस इलेक्ट्रोड पर रह जाते हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि एनोड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज होता है। सो दिस इलेक्ट्रोड हैज नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे हो जाते हैं वो इस वायर के द्वारा कॉपर रोड की तरफ जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ मूव करेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से अपोजिट होती है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन गए हैं एनोड से कैथोड, तो करंट आएगा कैथोड से एनोड, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इस तरीके से जो वोल्ट मीटर या एमीटर हम कनेक्ट करेंगे उसकी जो नीडल होगी उसकी डिफ्लेक्शन इस तरीके से होगी। तो ये डायरेक्शन जो है ये हमें बता देती है कि करंट जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, और कितना मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वोल्ट मीटर या एमीटर की रीडिंग में दिखाई दे जाता है। अब जो कॉपर की रोड है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए इस सॉल्यूशन में जो Cu2 पॉजिटिव आयंस है वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और वो इस रोड से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उनका रिडक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दिस फॉर्म्स कॉपर, तो रिएक्शन हो जाएगी। और कॉपर के एटम्स जो है वो कॉपर आयंस जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कॉपर के एटम्स बनेंगे, तो सॉलिड कॉपर के एटम्स जो है वो इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये रोड जो है ये मोटी हो जाएगी। ये रोड जो थी जिंक की रोड, ये जिंक आयन के चले जाने से मेल्ट हो जाती है धीरे धीरे, और जब ये कॉपर की रोड जो है धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब इस रोड पर जो इलेक्ट्रोड है इस पर रिडक्शन होता है, क्योंकि कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। तो कॉपर जो है वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड का काम करता है। और ये जो कॉपर की रोड है ये रिडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एनोड से पुल करती रहती है, खींचती रहती है, और यहाँ पर आगे इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर आयंस द्वारा ले लिए जाते हैं, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और कॉपर आयंस की कमी सॉल्यूशन में हो जाती है, क्योंकि वो कॉपर के आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन सल्फेट आयन उतने ही रहते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज कम हो जाते हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज उतने ही रहते हैं।
जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे खत्म हो रहे हैं, कॉपर के आयन के द्वारा ले लिए जा रहे हैं। सो देयरफॉर दिस इलेक्ट्रोड हैज पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसी प्रोसेस बहुत कम समय के लिए होती है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है? ये साल्ट ब्रिज जो है वो एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसके अंदर हाईली कंसंट्रेटेड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या तो हाईली कंसंट्रेटेड होता है या फिर उसको जिलेटिन या अगर अगर में सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन बना दिया जाता है उस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इस साल्ट ब्रिज में होता है। साल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग concentrated solution of inert electrolyte और solidified solution of inert electrolyte in gelatin और अगर अगर। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इस साल्ट ब्रिज में है, इसको इलेक्ट्रोलाइट ये जो है ये पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, इस टाइप के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम इन साल्ट ब्रिज में यूज करते हैं। इनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इन सॉल्यूशंस या इन सॉल्यूशन के आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनका मेन फंक्शन होता है साल्ट ब्रिज का कि सर्किट कंप्लीट हो जाए, कि भाई ये करंट जो था वो इधर से इधर आ जाए और फिर इस साल्ट ब्रिज से होते हुए इधर से उधर चला जाए। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मेन काम होता है सर्किट कंप्लीट करना। और वो कैसे होता है? वो आयंस की मूवमेंट के द्वारा होता है कि एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में आयंस मूव कर जाते हैं बिना सॉल्यूशन की मिक्सिंग हुए। जैसे यहाँ पर जिंक आयंस ज्यादा है इस सॉल्यूशन में, तो वो साल्ट ब्रिज के द्वारा होते हुए इधर से उधर चले जाते हैं ये सॉल्यूशन की तरफ, और इधर सल्फेट आयन ज्यादा है तो वो साल्ट ब्रिज के द्वारा होते हुए उधर से इधर आ जाते हैं। यानी कि कैटायंस और एनायंस की जो मूवमेंट है, आयंस की जो मूवमेंट है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू द साल्ट ब्रिज विदाउट द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। बिना सॉल्यूशंस की मिक्सिंग हुए आयंस की जो मूवमेंट है वो साल्ट ब्रिज के द्वारा होती है। ये साल्ट ब्रिज का एक फंक्शन है। और जब आयंस की मूवमेंट होगी तो इस सॉल्यूशन पर जो पॉजिटिव चार्ज था जिंक आयन के जाने से और सल्फेट आयन के आने से यह सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरीके से इस सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज था और सल्फेट आयन के जाने से और जिंक आयन के रिडक्शन हाफ सेल में आने से इधर वाला सॉल्यूशन भी न्यूट्रल हो जाता है। तो साल्ट ब्रिज का यूज करके हम इन सॉल्यूशंस को भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना सकते हैं। तो ये दो फंक्शन हो जाते हैं साल्ट ब्रिज के। क्या? टू कंप्लीट द circuit by the movement of ions from one solution to other solution through the salt bridge without the mixing of two solutions। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू सॉल्यूशंस। इस तरीके से ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम बना तो कैसे भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के अनुसार हम हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, जिधर एनोड होता है उस साइड वाली हाफ सेल को हम हमेशा लेफ्ट में बनाते हैं और जो रिडक्शन हाफ सेल होती है जिधर कैथोड होता है उसको हम हमेशा राइट साइड में बनाते हैं। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाई थी तो उसमें जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो हम लेफ्ट साइड में बनाते हैं, आपको पता है, और रिडक्शन हाफ सेल उसको हम राइट साइड में बनाते हैं और उनको साल्ट ब्रिज और वायर से कनेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हुए भी हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल को पहले लिखेंगे और रिडक्शन हाफ सेल को हम बाद में लिखेंगे और उनको एक डबल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। डबल वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि इसके लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल है। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे आपको पता है कि हमने जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा था, तो सबसे पहले हम एनोड का फॉर्मूला लिखेंगे जिंक, उसके बाद वर्टिकल लाइन और फिर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो लिखेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन लगाकर हमने रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था, तो हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का फॉर्मूला पहले लिखेंगे और ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखेंगे उस सॉल्यूशन की और फिर सिंगल वर्टिकल लाइन लगाकर
हम कॉपर जो कैथोड है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम साल्ट का फॉर्मूला लिखने की बजाय अगर सिर्फ आयन लिखें तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि जिंक सिंगल वर्टिकल लाइन और जिंक आयन का फॉर्मूला और ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन, और डबल वर्टिकल लाइन और कॉपर आयन का फॉर्मूला Cu2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन, और फिर सिंगल वर्टिकल लाइन लगाकर कॉपर। तो अगर हमें साल्ट दे रखा है और उसका कंसंट्रेशन दे रखा है तो हम साल्ट का फॉर्मूला लिख के उसकी कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिख देंगे, और अगर आयन दे रखा है तो हम आयन का फॉर्मूला लिखकर उसी कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरीके से इन दोनों में से किसी भी तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखें कि हम और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए, तो जैसे मान लीजिए हम कॉपर की रोड को कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं और सिल्वर की रोड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और इनको हम एक वायर और वोल्ट मीटर के द्वारा कनेक्ट करते हैं, और कॉपर नाइट्रेट जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में है ऐसे साल्ट ब्रिज से भी हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाती है हमारी, जिसमें कॉपर और सिल्वर जो है वो दो इलेक्ट्रोड हमने यूज किए हैं। तो हम देखते हैं कि इस केस में कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का हर एक एटम जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2 पॉजिटिव बनाता है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए कॉपर जो है इस सेल में एनोड का काम करेगा, और कॉपर जो है वो कॉपर आयन बनाकर सॉल्यूशन में आता रहेगा, इसलिए कॉपर की जो रोड है वो धीरे धीरे मेल्ट होती रहेगी और ये एनोड बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये सिल्वर के द्वारा पुल कर लिए जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो करंट इधर आएगा, तो वोल्ट मीटर जो है उसमें जो डिफ्लेक्शन होगी नीडल की वो इस साइड में होगी, यानी कि राइट से लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, और जो सिल्वर रोड है वो कैथोड का काम करेगी, क्योंकि इस कैथोड पर रिडक्शन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जो सिल्वर आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इधर एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए सिल्वर की जो रोड है वो धीरे धीरे थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम कॉपर को सिल्वर से कनेक्ट करते हैं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है और सिल्वर का रिडक्शन होता है, यानी कि कम रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन होता है और ज्यादा रिएक्टिव मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और इसकी रिएक्शंस को अगर हम लिखें तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो हो जाती है, कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस फॉर्म्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड Ag पॉजिटिव गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स Ag। तो यहाँ पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और सिल्वर आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लेकिन कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन जो है कितने सिल्वर आयन गेन करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 सिल्वर आयन गेन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 सिल्वर आयन गेन करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हम जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी रिएक्शन को, तो रिएक्शन क्या हो जाती है कि 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस फॉर्म्स 2Ag। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। हम दोनों रिएक्शंस को सम करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या बनती है कि कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव, दिस फॉर्म्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। इस तरीके से ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, वो हम करेंगे कि कॉपर, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, तो कॉपर का फॉर्मूला और उसके बाद वर्टिकल लाइन और कॉपर नाइट्रेट या Cu2 पॉजिटिव अगर आयन दे रखा हो तो Cu2 पॉजिटिव या CuNO3 ट्वाइस, ब्रैकेट में उसके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, फिर सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन या Ag पॉजिटिव करके उसी कंसंट्रेशन अगर आयन दे रखे हो तो, और उसके बाद वर्टिकल लाइन लगाकर Ag का फॉर्मूला। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें जो वोल्टेज होती है, इस वोल्टमीटर में जो वोल्टेज शो करता है ये, उसको हम बोलते हैं सेल वोल्टेज या ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी ई सेल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर हम इस सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा दें, जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाई है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ईएमएफ। और वो ईएमएफ हम इस तरीके से लगाएं कि उसका पॉजिटिव पोल जो है वो कैथोड की तरफ हो।
हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ईएमएफ लगा दें, उसका पॉजिटिव पोल जो है वो कैथोड की तरफ हो, तो उस एक्सटर्नल ईएमएफ के कारण जो करंट है, करंट वो कैथोड की तरफ जाएगा। तो इसका जो करंट होगा वो हमारे सेल के करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इस वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज शो करेगा वो होगा इन दोनों का डिफरेंस। अगर हमारी सेल की वोल्टेज से एक्सटर्नल ईएमएफ जो है वो कम है, यानी सेल की जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द सेल, उससे अगर एक्सटर्नल ईएमएफ कम है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, इसलिए जो करंट होगा और वोल्टमीटर की जो नीडल होगी उसकी डिफ्लेक्शन एनोड की तरफ होगी और कैथोड से एनोड की तरफ करंट मूव करेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल ईएमएफ हमारी ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल हो जाती है, तो उस केस में दोनों ईएमएफ इक्वल है, तो करंट की दोनों डायरेक्शन में मूव करने की फ्रीक्वेंसी बराबर है, इसलिए जो वोल्ट मीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उसकी नीडल बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, इसलिए ना तो करंट उधर मूव करेगा ना करंट इधर मूव करेगा, तो करंट मूवमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल ईएमएफ जो है वो हमारे सेल के ईएमएफ से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में करंट जो है वो इधर मूव नहीं करेगा बल्कि उधर मूव करेगा, यानी एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करंट मूव करेगा। इसलिए करंट की मूवमेंट जो हमारी सेल की मूवमेंट से, सेल के करंट की मूवमेंट से ऑपोजिट हो जाएगी और जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। उस केस में अगर हम एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं लगाते थे, तो जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था और कॉपर का रिडक्शन हुआ था, कॉपर आयन का। लेकिन एक्सटर्नल ईएमएफ अगर हमारी सेल की ईएमएफ से ज्यादा है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और जिंक का रिडक्शन होगा, ये रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी और धीरे धीरे जो रिएक्शन ऑपोजिट होगी तो हमारी जो सेल है वो वापस रिचार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल ईएमएफ लगा के हमारी सेल को रिचार्ज भी कर सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमने देखा। तो आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी किया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ईएमएफ के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।